My name is Sagar Majumdar and I belong from Tripura. I did my schooling from Ramakrishna Mission Vidyalaya. Thereafter, I did my graduation in physics from Ramdas College under University of Delhi. So my journey in the civil service preparation has been around 5 years. So this was my fourth attempt in the UPSC exam, and this was my first interview and second mains. I wrote mains in I wrote mains. My first mains was in the year of 2022, where I like missed the cutoff by around 7 marks. And this year I strategy on hold. Firstly, strategy on hold. Firstly, yeah. So I keep on getting one particular query from many of the future aspirants is that how to manage between the state civil services and the UPSC. So yeah, I'll come to the CSAT strategy. But before that, I just want to emphasize on the point that what I did was for me, my UPSC preparation was the primary goal that I had, and the state civil services were like just like a seasonal kind of thing because suppose हमारा जो state का जो prelims है वो suppose Feb में है and UPSC का prelims तो आप लोगों को पता है कि May in the month of May it happens. So my strategy was just before prelims or mains or interview of the state, I used to take out around 4 5 weeks of preparation for state specifically so that जो state specific जो topics है उनको मैं थोड़ा बहुत रिवाइज कर पाऊँ और बाकी जो ओवरऑल जीएस एंड ऑल है वो तो यूपीएससी से हम लोगों का ऑलरेडी कवर हो रहा है. सो स्टेट के लिए मैंने अलग से कुछ ज़्यादा टाइम मैंने वैसे उस हिसाब से नहीं निकाला क्योंकि जनरल स्टडीज इज़ प्रीटी मच सेम फॉर इट. एंड रिगार्डिंग ऑप्शनल, जैसे मेरे स्टेट में ऑप्शनल नहीं है लेकिन जो बाकी स्टेट्स में जहाँ पे ऑप्शनल सब्जेक्ट्स मैंडेटरी है तो उन स्टेट्स के लिए जैसे इफ़ यू कीप योर ऑप्शनल सब्जेक्ट सेम सिमिलर एज योर यूपीएससी ऑप्शनल then I think that won't make much difficulty for you. So cutting short, what I wanted to mean is that स्टेट के लिए आप लोग अलग से कुछ मत कीजिए. यूपीएससी के लिए जो आप कर रहे हैं स्टेट में आप बस वही उन सब चीज़ों को उन सब स्ट्रेटेजी को ही आप फॉलो कीजिए. बस एग्जाम से पहले सपोज स्टेट का मेंस अगर जनवरी में है तो आप एटलीस्ट दिसंबर जो महीने हैं उसमें आप बस स्टेट स्पेसिफिक चीज़ों को आप थोड़ा एम्फोसाइज कीजिए. स्टेट्स का जो PYQ है उसको आप ज़्यादा से ज़्यादा आप देखिए. मुझे लगता है कि अगर आपका यूपीएससी प्रिपरेशन अगर सही दिशा में अगर है तो स्टेट का जो कोई भी एग्ज़ाम आपके लिए ज़्यादा कठिन साबित नहीं होगा एज फार एज आई हैव फेल्ट एंड आई हैव लाइक एक्सपीरियंस्ड इन माई केस. सेकेंडली, अगर मैं प्रीलिम स्पेसिफिक फॉर यूपीएससी प्रीलिम स्पेसिफिक अगर मैं बात करूँ, see UPSC prelims has become like one of the biggest hurdles for most of the candidates like me. So when I gave my first prelims, so I fell short of the cutoff by around 10-15 marks. तो उस टाइम प्रिपरेशन बहुत कम था और मुझे एग्ज़ाम के बारे में इतना बहुत मतलब आइडिया भी नहीं था ऑनेस्टली. तो सेकेंड मेंस प्रीलिम्स मैंने क्लियर किया, मैंने मेंस लिखा. मेंस मेरा 7 नंबर की वजह से क्लियर नहीं हुआ लेकिन थर्ड अटेम्प्ट में मेरा फिर से प्रीलिम्स नहीं क्लियर हुआ. दैट वाज इन 2023. सो उसमें जो मैंने जो ब्लंडर किया था वो है हर किसी का एक सेट स्ट्रेटेजी रहता है, हर किसी का एक सेट नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहता है. मेरा भी था. जो मेरा जो स्ट्रेटेजी है जो मेरे लिए काम करता है वो है अटेम्प्टिंग अराउंड 95 क्वेश्चंस, लाइक कैन बी 93 और इट कैन बी 97 और 95 एवरेज. तो व्हाट आई डिड वाज, क्योंकि 2023 का पेपर अगर आप लोग को याद है, द पीपल हु हैव ओल्ड टू दिस प्रिपरेशन दे कैन एक्नॉलेज कि 23 का जो पेपर था वो थोड़ा अलग था, लाइक बिकॉज द वे द क्वेश्चंस वर फ्रेम्ड, द वे द आंसर्स द ऑप्शंस वर गिवन, इट वाज डिफरेंट.
सो व्हाट आई फेल्ट ड्यूरिंग द दोस 2 hours वाज दैट इतना मुझे स्ट्रेस मेरा बिल्डअप हो गया था. सो मैंने मेरा जो स्ट्रेटेजी है, जो मैंने जो मैंने पिछले 1-2 साल के मेरे प्रिपरेशन से मैंने जिसको मैंने डिवाइस किया था, वो स्ट्रेटेजी को मैंने पीछे छोड़ दिया. उसको छोड़ के मैंने क्या किया, मैंने एग्जाम के टाइम में मैंने आई जस्ट अटेम्प्टेड 84 क्वेश्चंस. तो उससे क्या हुआ, 84 क्वेश्चंस एज पर माई एक्यूरेसी वॉज नॉट एनफ टू क्लियर द कट ऑफ. ठीक है, तो मेरे साथ क्या हुआ, मुझे मिला 73 पॉइंट समथिंग मार्क्स, वेयर एज द कट ऑफ फॉर यूर कैटेगरी वॉज 75 पॉइंट समथिंग. सो आई कुडंट राइट मेन्स दैट ईयर. तो ये जो मैंने अपना स्टोरी बताया, मैंने मेरा पॉइंट ये है कि प्रीलिम्स एग्जाम में अनसर्टिनिटी बहुत होगा. ये 23 में भी था, 24 में भी था, 25 में भी है और 26 में भी रहेगा. दिस इज समथिंग दैट वी हैव टू एक्नॉलेज, क्योंकि प्रीलिम्स का जो एग्जाम है वो बेसिकली एलिमिनेटिंग एग्जाम है. इसमें से द मेजोरिटी ऑफ द क्राउड को दे वांट टू एलिमिनेट. तो उसमें कुछ बाउंसर्स रहेंगे. तो हम लोगों के पास क्या है, तो व्हाट शुड बी डन, व्हाट आई बिलीव इज, हम लोगों को प्रीलिम से पहले अपना खुद का एक इंडिविजुअल स्ट्रेटेजी बनाना चाहिए कि मैं एज एन कैंडिडेट मैं पेपर को कैसे अटेम्प्ट करूंगा. मैं उसको एक बार में पूरा अटेम्प्ट करूंगा, या 2 इटरेशन करूंगा, या 3 करूंगा, या फिर 4 करूंगा. मैं कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करूंगा, मेरा एक्यूरेसी कैसा है. So there are a lot of variables in this. ये prelims का जो सीन है, इसमें बहुत सारे variables है. How many questions will I attempt? The way I will mark the options. बहुत लोग 100 क्वेश्चन पहले सॉल्व करते हैं, इसके बाद उसको OMR में डालते हैं. बहुत लोग 50 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, उसको OMR में पहली बार डालते हैं, फिर जो नेक्स्ट 50 क्वेश्चन है उसको OMR में दे लो, मतलब वो करते हैं, सॉल्व करते हैं, इसके बाद OMR में वो लोग डालते हैं उसको. सो ये बहुत कुछ चीज़ है, छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन अगर आप लोग इसको प्रीलिम से पहले अगर आप लोग इसको मतलब रेप्लिकेट आप लोग नहीं करोगे, तो प्रीलिम्स में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो जाएगा. और जब भी ह्यूमन ब्रेन इज अंडर स्ट्रेस, इट इज बाउंड टू टेक डिसीजंस व्हिच आर इररेशनल. एंड irrationality in prelims means marking options wrongly, even though you know the correct answer, still out of stress, out of anxiety, you will mark them wrongly. So ये प्रीलिम्स का ओवरऑल व्हाट आई फील दैट मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ यही है कि आपको पहले डिसाइड करना पड़ेगा कि एग्जाम टफ है, सबके लिए टफ होगा, लेकिन मेरा खुद का एक स्ट्रेटेजी है. जो स्ट्रेटेजी को मैंने बहुत बार मॉक्स में मैंने इंप्लीमेंट किया है, और उस स्ट्रेटेजी से मुझे मॉक्स में अच्छे मार्क्स आए हैं. उस स्ट्रेटेजी से मैं जब PYQ सॉल्व कर रहा हूँ तो आई यूज टू गेट अबव कट ऑफ मार्क्स. ठीक है, तो उसी स्ट्रेटेजी को आप प्रीलिम्स में जाके आप यूज़ कीजिए. ऐसा ना हो कि एग्जाम से पहले या एग्जाम से 15 दिन 20 दिन पहले XYZ एनीवन, लेट इट बी एनी टॉपर, जिन्होंने पहले यूपीएससी प्रीलिम्स 10 बार क्लियर किया हो, ऐसे भी अगर कोई आदमी आके आपसे बोले कि दिस वाज माय स्ट्रेटेजी, मैंने ऐसे पेपर को अटेम्प्ट किया इसलिए तुम भी करो, सो दैट शुडंट बी द केस. पेपर सॉल्विंग बहुत इंडिविजुअल एक चीज़ है, तो आप लोग खुद अपना स्ट्रेटेजी बनाइए. पहली बात ये. सेकेंडली, स्ट्रेटेजी कैसे बनाना है, दिस इज ये एक बहुत ऑब्वियस सा सवाल है कि स्ट्रेटेजी में कैसे बनाऊँ. उसके लिए भी सिंपल चीज़ है. एक तो हो गया कंटेंट, पढ़ना, रिवाइज करना, नोट बनाना, रिवाइज करना, उसको फिर से रिवाइज करना, मल्टीपल टाइम रिवाइज करना, ये तो अलग चीज़ है. दिस इज अ बिट सिंपल. व्हाट इज मच मोर क्रिटिकल इज डिवाइसिंग अ स्ट्रेटेजी हाउ टू राइट द एग्जाम. एग्जाम का जो दिन है उस दिन का स्ट्रेटेजी. तो वो स्ट्रेटेजी डिवाइस करने का बस आपके पास एक ही जरिया है, वो है कि एग्जाम हॉल लाइक कंडीशंस में मॉक देना. ये कोचिंग टेस्ट सीरीज का मॉक हो सकता है, ये यूपीएससी का PYQ भी हो सकता है, लेकिन व्हाट आई हैव जस्ट टोल्ड एग्जाम कंडीशंस में, ताकि ऐसा ना हो कि आप घर पे बैठ के मॉक दे रहे हो. या फिर इसमें भी बात है, बहुत लोग घर पे बैठ के मॉक देते हैं एंड दे आर सक्सेसफुल आल्सो, बट whatever I am telling is for the larger audience, like for the most of us, most people like us. सपोज आप लाइब्रेरी में पढ़ते हो और आप लाइब्रेरी में ही मॉक लिख रहे हो, तो उससे क्या होता है, आपको एक होमली एनवायरनमेंट मिल जाता है. आप नोन फेसेस के
नोन एनवायरनमेंट में आप लोग एग्ज़ाम दे रहे हो, तो उस सिचुएशन में आप लोगों के ऊपर स्ट्रेस लेवल बहुत कम रहता है। स्ट्रेस लेवल तब हाई होता है जब हम लोग एक अननोन सराउंडिंग एनवायरनमेंट में हम लोग वी आर प्रिपेयरिंग फॉर द एग्ज़ाम। और आप लोग ये याद रखना कि आपका टारगेट मॉक नहीं है, आपका टारगेट एक्चुअल एग्जाम देना है। और एक्चुअल एग्जाम आप किसी अननोन शहर में या फिर नोन शहर में अननोन स्कूल में एक अननोन क्लासरूम में बैठ के अननोन लोगों के सामने आप एग्जाम लिखोगे। तो इसके लिए व्हाट आई यूज्ड टू डू वाज, मैं ट्राई करता था जितने भी कोचिंग्स के ओपन मॉक होते हैं, आई यूज्ड टू राइट ओपन मॉक्स अ लॉट, लाइक मोस्ट ऑफ द कोचिंग्स में। तो उससे क्या होता है कि जो एक फियर साइकोसिस हमारे में बिल्ड होता है कि एक नए जगह में जाके एग्जाम देना, एक स्कूल में एग्जाम देना, बहुत सारे बच्चों के भीड़ में जाके एग्जाम लिखना, वो खत्म हो जाता है। तो माई हम्बल सजेशन वुड बी टू एपीआर एज मेनी ऑफ द ओपन मॉक्स यू कैन। और इफ पॉसिबल अगर आपके पास वो circumstances है कि you have the time and resources to join a coaching for like prelims mock, then you can। क्योंकि मुझे याद है मैंने 2022 के जो 22 के टाइम में मैंने फोरम आईएएस का एक एसएफजे टेस्ट सीरीज आता है, मैंने वो लिया था। और फुल लेंथ जो टेस्ट सीरीज आता है प्रीलिम्स के लिए मैंने वो भी लिया था। तो प्रीलिम्स के लिए बस यही है, दो ही चीज़ है। एक है जैसे मैंने बोला कि एग्जाम डे में आप पेपर को कैसे आप अटेम्प्ट करोगे, कितने सवाल आप लगाओगे, कितने बार में आप पेपर को सॉल्व करोगे। फिर आप जो सब्जेक्ट वाइज आपका एक एक्यूरेसी होना चाहिए। जैसे मेरा पर्सनली हिस्ट्री के जितने भी सवाल है उसमें मेरा एक्यूरेसी बहुत कम है। तो मुझे ये कैसे पता चला, मुझे ये ऐसे पता चला कि जब मैंने मॉक्स लगाए, मैंने फुल लेंथ टेस्ट लिखे, मैंने सेक्शनल टेस्ट लिखे, मैंने पीवाईक्यू सॉल्व किए, तो उसमें मुझे ये रियलाइजेशन हुआ है कि हिस्ट्री के जो सवाल है जो मुझे नहीं पता, उसमें अगर मैं गेस करना चाहूँ तो वो मेरा गलत होता है, लाइक मेजोरिटी ऑफ द केस। मुझे मॉक्स लगा कि ये भी पता लगा कि मेरा जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी, फिर इकोनॉमी, इन सब सब्जेक्ट्स का जो सवाल है उसमें मेरा लॉजिक काम करता है। इवन दो आई डोंट नो द एग्जैक्ट आंसर ऑफ इट, लेकिन मैं लॉजिक लगा के उस सवालों को मैं सही कर सकता हूँ। तो ये नॉलेज होना भी बहुत ज़रूरी है। तो इससे क्या होता है, जब सपोज मेरे पास हिस्ट्री के 10 सवाल है तो उसमें सपोज मुझे उसमें एक्चुअल आंसर नहीं पता है, मैं थोड़ा कन्फ्यूजन में हूँ, तो मैं क्या करता था, मैं उसमें गेस नहीं लेता था क्योंकि मुझे पता है कि ये मेरा फोर्टे नहीं है, इसमें मेरा लॉजिक काम नहीं करता, इसमें मेरा वीक पॉइंट है ये मेरा। ऑन द कॉन्ट्रेरी सपोज इकोनॉमिक्स का सवाल है और मैं श्योर नहीं हूँ आंसर के बारे में, लेकिन मुझे लगता है कि ये हो सकता है, मेरा इंट्यूशन कह रहा है कि ये यही होना चाहिए, तो मैं बिना बिना झिझक के मैं वो आंसर को मार्क कर देता था। इसका रीज़न बस एक ही है कि मैंने प्रैक्टिस करके मैंने देखा है कि मेरे इकोनॉमिक्स के जो गेस वर्क्स है वो लाइक दे कम आउट टू बी करेक्ट। ठीक है, तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है दैट आई हैव फेल्ड। और सेकेंडली रिगार्डिंग आपका प्रीलिम्स के लिए जो आपका प्रिपरेशन का स्ट्रेटेजी है वो एकदम प्लेन एंड सिंपल है। पहले आप रिसोर्सेज को आप सेग्रीगेट कीजिए। प्रीलिम्स के लिए पॉलिटी के लिए आप क्या क्या करोगे, आप हिस्ट्री के मॉडर्न के लिए क्या करोगे, मिडाइवल के लिए क्या करोगे। और इंटरनेट में अभी देयर इज लाइक एम्पल ऑफ टॉपर्स रिसोर्स लिस्ट दैट दे हैव शेयर्ड। तो किसी भी एक टॉपर का आप लिस्ट उठाइए, देखिए कि जो रिसेंटली जिन्होंने एग्जाम को क्लियर किया है वो लोग कौन सा बुक्स, कौन सा लाइक मटेरियल को किस सब्जेक्ट के लिए वो लोग कर रहे हैं। तो आप पहले अपना खुद का एक लिस्ट बनाइए। अब देखिए कि आपका जो इकोनॉमी है वो मृणाल सर का जो नोट्स है उस सॉरी मृणाल सर के जो नोट्स हैं आपको वो ज़्यादा पसंद आ रहे हैं, वो ज़्यादा लूसिड लग रहे हैं आपको पढ़ने में, वो ज़्यादा इजी लग रहे हैं पढ़ने में, या फिर किसी और पब्लिशर का कोई इकोनॉमी का बुक है या फिर पब्लिकेशन है उससे लग रहा है। तो अपने हिसाब से आप पहले रिसोर्स को डिसाइड कीजिए, फिर आप एटलीस्ट जो भी आपने रिसोर्स को आपने डिसाइड किया है उसको आप एटलीस्ट 2 to 3 टाइम्स यू गो थ्रू इट। क्योंकि पहली बार आप करोगे तो चांसेस आर वेरी हाई कि आपको कुछ समझ नहीं आएगा, लेकिन जस्ट आपको एक ओवरऑल आइडिया मिल जाएगा कि ये जो सब्जेक्ट है ये इस हिसाब से बनाया गया है। सब्जेक्ट में अल्टीमेटली ये चीज़ें हैं।
तो एटलीस्ट 1 2 या 3 रीडिंग तो आपको ज़रूरत है. After you have gone through like once or twice जो बेस रिसोर्स है, you start to attempt PYQs, सेक्शनल PYQs. सेक्शनल PYQs के compilations आपको इंटरनेट में मिल जाएगा बहुत सारे जगह में. तो आप उनको लगाइए, आप देखिए कि आपका जो नॉलेज बेस है उससे क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं या नहीं. अगर हो रहे हैं तब इट्स वेरी गुड, और अगर नहीं हो रहे हैं तो फिर आपको तो और थोड़ा काम करना पड़ेगा. आपको ढूंढना पड़ेगा कि क्यों नहीं हो रहा है, आपका लूप होल कहाँ पे है. फिर आपको सपोज मैंने मृणाल सर का जो नोट है, मैंने इकोनॉमी के लिए मैंने वो किया. लेकिन मैंने जब इकोनॉमी का जो PYQs है, जो सेक्शनल PYQs है सिर्फ इकोनॉमी के, सपोज लाइक मुझे लगा मतलब वो सॉल्व करके कि जो बैंकिंग वाले सवाल है वो मेरे से हो नहीं रहा है. तो इसका 2 रीजन हो सकता है. एक रीजन ये हो सकता है कि मैंने बैंकिंग का जो पोर्शन है मृणाल सर के नोट से, मैंने अच्छी तरह से मैंने वो कवर नहीं किया है. ये एक रीजन हो सकता है. और सेकंड और एक रीजन हो सकता है कि जो बैंकिंग का जो पोर्शन है मृणाल सर के जो नोट्स में वो सफिशिएंट नहीं है. ठीक है, दिस इज जस्ट एन एग्जांपल, आप लोग उसको समझिए कि दैट इज नॉट सफिशिएंट. सो व्हाट, अगर सफिशिएंट नहीं है तो ऑब्वियसली मेरे हाथ में क्या है, तो आई डोंट हैव टू चेंज माय मटेरियल पूरा, आई जस्ट हैव टू ऐड. ठीक है, तो मैं किसी और जगह से, आइदर इंटरनेट से या फिर किसी और जगह से, किसी और सर के नोट से या फिर किसी और बुक से, मैं जो गैप है बैंकिंग में मृणाल सर के नोट से, मैं बस उसको फिल करूंगा, बस खत्म, मेरा काम खत्म. और एक चीज़ जो लाइक बहुत सारे टॉपर्स एंड बहुत सारे टीचर्स ने भी बहुत सारे फोरम्स में इस चीज़ को एम्फसाइज किया है कि दिस प्रिपरेशन इज़ नॉट अबाउट परफेक्शन. क्योंकि अगर आप परफेक्शन के पीछे भागोगे देन यू विल मिस आउट अ लॉट ऑफ थिंग्स. एंड जस्ट लाइक ये जो रोल है, ये जो सिविल सर्विसेज का जो मतलब जो कॉन्सेप्ट है, वो कॉन्सेप्ट बना हुआ है जर्नलिस्ट एस्पेक्ट्स में, डायमेंशंस में. हम लोगों को बहुत कुछ कवर करना है, बहुत डेप्थ में नहीं, 1 डिग्री 2 डिग्री डेप्थ में कवर करना है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें को कवर करना है हम लोगों को. जो विड्थ ऑफ प्रिपरेशन है वो बहुत ब्रॉड है. तो आपको किसी एक सब्जेक्ट में बहुत ज़्यादा डीप में आपको नहीं जाना है. आपका जो डेप्थ ऑफ प्रिपरेशन है दैट विल बी जज्ड बाय ओनली PYQs, नथिंग एल्स. ठीक है, ये एक बात है. तो कमिंग बैक टू द प्रीलिम्स के लिए आप रिसोर्सेज को कैसे करोगे, तो आपने यहाँ से अपने पढ़ाई किया, आपने एक रिसोर्स उठाया, उसको आपने खत्म किया. इसके बाद आप यू सॉल्व द PYQ आपसे सॉल्व हो रहा है. फिर आप क्या कीजिएगा, आप दूसरे किसी सब्जेक्ट में जाइएगा, सेम चीज़ को आप रिपीट कीजिए सब सब्जेक्ट के लिए. सिलेबस से उठाइए सब्जेक्ट्स, आप देखिए क्या क्या है प्रीलिम्स के सिलेबस में, ऐसे करके आप जाइए. फिर जाने के बाद इफ़ यू फील कि आपको शॉर्ट नोट्स बनाना है कि रिवीजन आपका इजी हो सके, देन यू कैन मेक शॉर्ट नोट्स. लेकिन मैंने प्रीलिम्स के लिए कोई भी शॉर्ट नोट्स मैंने नहीं बनाया था. दैट वाज माय स्ट्रेटेजी. बहुत लोग बनाते हैं, बहुत लोग नहीं भी बनाते, ये कम्प्लीटली आपके ऊपर है. और एक बात है, मैंने देखा है बहुत सारे एस्पायरेंट्स में कि नोट बनाने के ऊपर ये लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले लेते हैं. देखिए, नोट बनाना इज़ नॉट योर गोल. योर गोल इज़ टू क्लियर द एग्ज़ाम. अब देन वेयर कम्स द इम्पोर्टेंस ऑफ नोट्स, राइट. नोट्स का इम्पोर्टेंस है कि नोट मेकिंग इज बेसिकली अ टूल. इट इज अ टूल वेयर थ्रू विच वी कैन रिटेन मच मोर, बिकॉज ह्यूमन जो ब्रेन है उसमें बार बार हम लोग जब इनपुट देंगे तभी हम लोगों में चीज़ों को रिटेन करने का पावर एबिलिटी होगा. तो हम लोग तो लक्ष्मीकांत को पूरा पूरा लाइक एग्जाम से पहले रिवाइज नहीं कर पाएंगे ऑब्वियसली. तो लक्ष्मीकांत का हम लोगों को नोट बनाना चाहिए. ऐसा लाइक बहुत लोग ऐसे करते हैं. तो नोट का कॉन्सेप्ट यही है. अगर आप लोग नोट बिना नोट बना के इफ़ यू आर एबल टू हाईलाइट इन द बुक इटसेल्फ और लाइक अंडरलाइन इन द बुक इटसेल्फ द इंपॉर्टेंट पार्ट्स एंड यू कैन रिवाइज जस्ट बिफोर द एग्जाम, देन नोट बनाने का कोई सेंस नहीं होता. ठीक है, नोट तभी बनाया जाता है जब आप 4 पेज का, अगर बुक में 4 पेज है किसी एक टॉपिक या सब टॉपिक में, अगर आप नोट में आधा पेज या 1 पेज में आप सेम चीज़ को आप लिख पाओगे इन अ वेरी शॉर्ट एंड लूसिड वे, देन लाइक नोट बनाना इज जस्टिफाइड. ठीक है,
अगर ऐसा हुआ कि 4 पेज का एक टॉपिक है बुक में और आपने 3 पेज या 2 पेज लगा दिया नोट बनाने में, देन इट्स ऑफ नो यूज़, ठीक है। ये चीज़ आप लोग ख्याल रखना। और इसके बाद इफ़ आई कम टू द मेन स्ट्रेटेजी, ठीक है, तो मेंस के लिए अगर मैं इस साल का अगर मैं उठाऊं लाइक 2024 23-24 साल का, सो व्हाट आई डिड वाज, एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड, आई कुडंट क्लियर 2023 प्रीलिम्स, ठीक है। सो 23 का प्रीलिम्स मेरा नहीं क्लियर हुआ और आई ज्वाइंट फोरम आईएएस मेंस गाइडेंस प्रोग्राम एमजीपी on in the month of June, I think June or July, yeah. So वहाँ पे there were 6 sectional tests of each GS and 6 sectional test of each GS, हर हफ्ते में एक टेस्ट होता था। अभी I don't know like what are the changes that they have made in the MGP, लेकिन 2023 में मैंने जिस साल ज्वाइन किया था MGP, तो back then there were 6 tests, each test in 1 week and 1.5 months, that is 6 weeks, उसमें एक GS खत्म। फिर आफ्टर 6 सेक्शनल टेस्ट दे यूज्ड टू टेक 1 फुल लेंथ टेस्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर GS। तो ऐसे करके 4 GSs were covered and then there were some other full length tests also for mains guidance program। so what I did was that मैंने हर हफ्ते एक एक टेस्ट लिखा और हर हफ्ते मैंने लाइक हमारे पास 6 दिन होता था, 7 नंबर दिन हम लोगों का टेस्ट रहता था। मैंने आई कुड नॉट रिमेम्बर, लेकिन एज फार एज आई कैन रिमेम्बर आई हैव नॉट मिस्ड वन सिंगल टेस्ट ऑफ फोरम आईएएस का एमजीपी का। आई वाज लाइक दैट मच रेगुलर इन माय एमजीपी एटलीस्ट। सो तो मेरा काम बहुत सिंपल था। मेरा काम ये था कि मैं पूरा हफ्ता आई यूज्ड टू स्टडी दैट पर्टिकुलर जीएस, जो जितना मतलब सेक्शन हमारे सिलेबस में था, आई यूज्ड टू स्टडी एंड देन आई यूज्ड टू गो एंड राइट द टेस्ट, ठीक है। और व्हाइल स्टडीइंग आई यूज्ड टू आल्सो मेक शॉर्ट नोट्स आउट ऑफ इट फॉर मेंस ओनली, और शॉर्ट नोट्स भी इन क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट। like I'm not able to recall the name of the topper, but I very strongly remember that किसी एक टॉपर ने बोला था कि मेंस का जो नोट होता है वो थोड़ा अलग रहता है। like उसमें आप सिलेबस से टॉपिक सब टॉपिक उठाइए, पीवाईक्यूज आप देखिए, देखने के बाद आप नोट्स पे ऐसे बनाइए कि ये क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में है। सपोज 1857 रिवोल्ट का आप नोट बना रहे हो, तो मैंने जो नोट बनाया था उसमें मैंने क्या किया था, मैंने इंट्रो में मैंने 2-3 इंट्रो मैंने लिखा था कि अगर 1857 से कोई क्वेश्चन आए तो मैं इंट्रो में ये सब चीज़ों को मैं यूज़ करूँगा। इंट्रो में मैंने 2-3 ऐसे इंट्रोस मैंने बनाए थे। फिर बॉडीज़ में मैंने जो डिफरेंट डायमेंशंस है, रीज़न क्या है, कॉजेटिव फैक्टर्स क्या है, फिर इवोल्यूशन ऑफ द वो क्या हुआ, फिर 1857 जो रिवोल्ट हुआ वो इंडिया में कौन से जगह में कैसा कैसा उसका इम्पैक्ट हुआ, ठीक है। फिर इश्यूज विद द रिवोल्ट क्या था, इश्यूज विद द रिवोल्ट क्या था, मतलब वो ये रिवोल्ट सक्सेसफुल क्यों नहीं हुआ, मतलब सक्सेसफुल तो वो था लेकिन मतलब और सक्सेसफुल वो कैसे हो सकता था, वो सब चीज़ें, मतलब एक पूरा हॉलिस्टिक एक नोट होना चाहिए और वो भी बहुत कॉन्साइज होना चाहिए। आई विल अपलोड माई GS नोट्स इन माई टेलीग्राम चैनल, आई थिंक द लिंक विल बी शेयर्ड विद यू। The name of the Telegram channel is UPSEA. You can search and you can join my channel. So वहाँ पे मैं अपने नोट्स को शेयर करूँगा। So मैंने चारों GS के लिए मैंने ये सेम चीज़ किया था, सेम बोरिंग थिंग आई यूज्ड टू डू। आई यूज्ड टू सिट इन द लाइब्रेरी, आई यूज्ड टू स्टडी एंड आई यूज्ड टू मेक नोट्स आउट ऑफ इट। 5 दिन 6 दिन मेरा ये सेम रूटीन था और 7 नंबर दिन आई यूज्ड टू गो एंड राइट द टेस्ट एंड आई यूज्ड टू राइट द टेस्ट ऑन सैटरडे और संडेज, मतलब किसी किसी वीक ये चेंज भी होता था। सो टेस्ट लिखने के बाद जो लास्ट वीक का जो टेस्ट था वो चेक होके आ जाता था। सो आई यूज्ड टू गेट द कॉपी एंड देन आई हैड वन ऑफ माय मेंटर्स इन फोरम आईएएस, अमन सर, श्री अमन सर। सो I used to go to him and he used to just like see the copy of mine and he used to pinpoint my mistakes. So I used to work on my mistakes and अगर मुझे फील हुआ कि मतलब मेरे नोट्स में कोई ऐसा पार्ट है जो मिसिंग है, जो मेरे से पूछा गया है MGP में, बट दैट इज मिसिंग,
सो मैं उस पार्ट को, जो हमारा जो मॉडल आंसर जो हम लोगों को दिया जाता था, तो आई यूज टू ऐड दैट पोर्शन इन माई नोट्स। तो ऐसे करके आई यूज टू गो, ठीक है। सो दिस वॉज माई माई प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी फॉर मेन्स। एंड इसमें मेंस में जैसे ऑप्शनल का भी एक बहुत बड़ा रोल है। एंड दिस ईयर आई गॉट 276 out of 500 in the PSIR, uh, which I think is not that much great or not that much bad also. It's kind of satisfactory score, but बहुत स्कोप है इम्प्रूवमेंट के लिए। तो PSIR के लिए मैं कहना चाहता हूँ कि आई हैड टेकन फाउंडेशन कोर्स फ्रॉम शुभ्रा रंजन मैडम, एंड इसके बाद इन माई बोथ ऑफ माई मेंस 2022 एंड 2024 में मैंने मैम का जो क्रैश कोर्स आता है वो मैंने ज्वाइन किया था। ऑल्दो दिस ईयर आई डिड नॉट राइट अ सिंगल टेस्ट ऑफ PSIR, क्योंकि मेरे पास टाइम बहुत कम था, क्योंकि मैं थोड़ा स्टेट PCS में आई गॉट इन्वॉल्व अ बिट ड्यूरिंग माई प्रीलिम्स एंड मेंस गैप। तो इस वजह से मैंने PSIR को मैंने ज़्यादा मैंने आई कुडंट डू आंसर राइटिंग मच ऑफ इट। PSIR का भी मेरा स्ट्रेटेजी ऑलमोस्ट सेम था। PSIR में मैंने मेरा बेस जो मटेरियल था PSIR के लिए, दैट वाज मैम शुभ्रा रंजन मैम्स नोट्स, नथिंग मोर देन दैट। एंड फॉर द IR पार्ट, मोस्ट ऑफ द टॉपर्स सजेस्ट कि कुछ ऐसे वेबसाइट्स है, ठीक है, जैसे ORF हो गया, फिर आपका आई एम नॉट एबल टू रिकॉल द नेम्स ऑफ इट, बट आई विल शेयर देम इन माई चैनल व्हेनेवर आई गेट टाइम। तो ऐसे कुछ कुछ वेबसाइट्स हैं, थिंक टैंक्स के वेबसाइट्स हैं, कुछ ऐसे ऐसे कमेंटेटर्स हैं जो ग्लोबल पॉलिटिक्स के ऊपर दे राइट अ लॉट ऑफ थिंग्स, like C. Raja Mohan is there, Suhasini Haidar is there, a lot of people, experts have their opinion on a lot of topics. So उन सब चीज़ों को मैंने एवरनोट में I had segregated things like Indo-Africa, Indo-Japan, Indo-US, Indo-China, Indo-Pak, ऐसे करके मैंने बहुत सारे कैटेगरीज बना लिए थे। मैंने मतलब जो सिलेबस है उससे और PYQ से मैंने देख के, तो आई यूज टू ऐड मुझे अगर कोई आर्टिकल पसंद आया तो मैं बस उसको कट करके मैं उसको वहाँ पे पेस्ट कर देता था, ताकि मैं बाद में वहाँ से वैल्यूएट कर पाऊँ अपने नोट्स में। और मेरा जो ऑप्शनल का नोट था वो मैंने कम्प्लीटली ऑनलाइन ही बनाया था। और मेरे ऑप्शनल नोट के पीछे आई मस्ट एक्नॉलेज उत्कर्ष द्विवेदी सर, जिनका नोट इंटरनेट पे अवेलेबल है, PSIR का एंटायर नोट। तो मैंने उनका नोट को बहुत ज़्यादा रेफ़र किया था, ठीक है, मतलब कैसे करके हर एक सेक्शन का नोट बनाना, फिर कैसे करके नोट्स को अरेंज करना, फिर मतलब मैनी थिंग बहुत सारे जगह में वेरेवर आई फेल्ट कि मतलब सर का नोट बहुत ही टू द पॉइंट एंड वेरी कॉम्प्रिहेंसिव है, मैंने वहाँ से कॉपी पेस्ट भी किया था। आई हैव नो शेम इन एडमिटिंग दैट। सो ऐसे करके बहुत सारे टॉपर्स का नोट्स को भी मैंने रेफ़र किया था, और मैम का जो नोट्स है वो तो मेरे पास था ही एज अ पेरेंट मटेरियल। तो मैंने 3-4 जगह से ऐसे करके मिलके मैंने अपना नोट बनाया। सो आफ्टर मेकिंग द नोट्स, सो मैंने और ये जो मैं PSIR का जो मैं नोट्स बनाने का, पढ़ने का, फिर बहुत सारी चीज़ों को रेफर करने का मैं जो बोल रहा हूँ, इट वॉज इन दैट पीरियड ओनली, जून 2023 से जनवरी 2024, जनवरी और फरवरी मिड 2024, ये जो पूरा फेज था, इस पूरे फेज में मैंने बस मेंस का किया था। मैंने और किसी चीज़ के बारे में मैंने देखा भी नहीं था। मैंने ये जो टाइम था, इस टाइम में मैंने अपना GS का भी नोट बना लिया था, जो मैंने ऑफलाइन मतलब कॉपी में पेन कॉपी से मैंने बनाया था, और जो ऑप्शनल का नोट था वो मैंने ऑनलाइन बनाया था। एंड इसके बाद फेब से मैंने आई हैव स्टार्टेड फॉर प्रीलिम्स, और प्रीलिम्स के बाद एज यूजुअल मेंस का जो टाइम बचता है तो उसमें वी गॉट अराउंड 80-85 डेज। तो उसमें मेरा ऑलमोस्ट अ मंथ और उससे भी ज़्यादा मेरा वेस्ट हो गया था, क्योंकि मैं स्टेट का भी एग्ज़ाम मैं दे रहा था और स्टेट्स का इंटरव्यू भी चल रहा था। तो क्या हुआ था, मेरे पास टाइम बहुत कम था।
तो उसमें भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एक बात है जो आई जस्ट वांटेड टू शेयर थ्रू दिस प्लेटफॉर्म इज दैट प्रीलिम्स और मेंस के बीच में मैंने कोई भी मॉक नहीं लिखे. इट मे साउंड वेरी मच अनयूजुअल, लेकिन मेरा जो मानना था कि ये एग्ज़ाम बहुत ही इंडिविजुअल एग्ज़ाम है. इसमें देखना पड़ेगा कि मेरा क्या ज़रूरत है, मुझे क्या करना चाहिए एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए. तो जैसे मैंने बोला कि मैंने देखा कि मेरे पास 80 दिन बचे हैं. उसमें से मेरा एक महीने 80 दिन मेरे पास बचा था, उसमें से एक महीने मेरा वेस्ट हो गया है. तो मेरे पास बचा है ऑलमोस्ट 50-45 डेज. तो उसमें मैं एग्ज़ाम लिखूँ या फिर मैं अपने नोट्स को रिवाइज करूँ या फिर मैं क्या करूँ. तो आई वॉज कम्प्लीटली लॉस्ट. तो मैंने डिसीजन ये लिया कि मैं एग्ज़ाम नहीं दूंगा, क्योंकि मैंने बहुत लिखा है. क्योंकि मैं जून से फेब तक मैं बस लिख ही रहा हूँ, क्योंकि बिकॉज आई वॉज राइटिंग एवरी वीक वन टेस्ट. तो वो मेरे पास कॉन्फिडेंस था कि आंसर लिखना तो मेरे लिए कोई इशू नहीं है. ठीक है, मेरे लिए इशू उस मोमेंट में जो था वो था कंटेंट. और कंटेंट भी मेरे पास है, मेरे पास अपने नोट्स है, लेकिन मैंने उस नोट्स को बहुत कम रिवाइज किया है. क्योंकि मैं एक वीक में एक टेस्ट लिखता था, फिर मैं नेक्स्ट वीक के टेस्ट के लिए मैं पढ़ता था. ऐसे करके तो मैं आगे बढ़ गया. तो मेरे तो रिविजन में मेरा थोड़ा लूप था, मतलब सॉरी लूप होल था. मतलब मेरे रिवीजन में लूप होल था. तो मैंने डिसाइड किया कि मैं कुछ नहीं करूँगा, मैं बस रिवीजन करूँगा. मैं बस अपने नोट्स को रिवीजन करूँगा और पीवाई को ब्रेनस्टॉर्म करूँगा. तो मैंने जो बाकी का जो 50 दिन था, मैंने बस उसमें बस वही किया. आई डिडंट राइट ए सिंगल टेस्ट. लेकिन ये भी बात है कि दिस वाज आल्सो अ गैम्बल, एंड दिस गैम्बल कॉस्टेड मी अराउंड 30 मार्क्स इन द एक्चुअल मीन्स. जहाँ जिसमें मैंने अराउंड 30 मार्क्स का मैंने लाइक आई कुडंट अटेम्प्ट ड्यू टू पॉसिटी ऑफ टाइम. तो दीज आर लाइक सम डिसीजंस जो हम लोगों को लेना पड़ेगा. लाइक उसमें लाइक दो ऑप्शंस हमारे पास होंगे. हम लोगों को एक डिसीजन लेना पड़ेगा, और लाइक उसका कंसिक्वेंस क्या होगा वो सर्टेन नहीं है. तो जैसे अब मुझे व्हेन आई लाइक have completed 2024 एग्जाम साइकिल. तो अब इफ समवन आस्क्स मी कि आपने जो डिसीजन लिया था बैक देन कि एक भी मॉक नहीं लिखोगे लेकिन रिवीजन ज़्यादा करोगे, तो उससे आपको फ़ायदा हुआ है नुकसान हुआ है, आई कैन नॉट एक्चुअली ऑनेस्टली टेल कि इससे मेरा फ़ायदा हुआ है कि नुकसान हुआ है. फ़ायदा ये हुआ है कि मैंने रिवीजन ज़्यादा किया था, तो आई थिंक मेरा जो कंटेंट था बहुत सारे जगह में वो थोड़ा एनरिच था. और नुकसान ये है कि मेरा 30 नंबर का आई कुडंट अटेम्प्ट ड्यू टू पॉसिटी ऑफ टाइम. तो अगर मैंने कुछ एग्जाम्स लिखे होते तो मेरा एटलीस्ट वो फ्लो मेंटेन होता. आई डोंट नो, लेकिन वट एवर हैपन्स फॉर द गुड, दैट आई बिलीव एक्चुअली. तो मेंस के लिए ऑलमोस्ट यही चीज़ें हैं, सेम ओल्ड थिंग. पहले आप रिसोर्स आप चूज़ कीजिए, इसके बाद आप उसको गो थ्रू कीजिए, इसके बाद अपना नोट बनाइए, फिर नोट से आप टेस्ट लिखिए. टेस्ट लिख के आपका जो गैप है, आपका जो वीक पॉइंट्स है, उन सब चीज़ों को आप आइडेंटिफाई कीजिए. फिर उन सब चीज़ों को आप फिर से नोट में इनकॉर्पोरेट कीजिए, फिर टेस्ट लिखिए. ये सेम प्रोसेस है, वेरी बोरिंग प्रोसेस है ये. आई मस्ट से इट्स अ वेरी बोरिंग प्रोसेस, एंड इट्स अ वेरी कॉन्वेंशनल प्रोसेस ऑल्सो. ठीक है, एंड दिस इज द नॉर्मल थिंग. ठीक है, कि ऐसा कोई नहीं है कि बहुत कुछ इंटरेस्टिंग या फिर बहुत कुछ स्मार्ट एक टेक्निक है जहाँ पे आप यूज़ कीजिएगा तो आपको हो जाएगा. लाइक मोस्ट ऑफ द पीपल दैट आई हैव सीन, दे डिड द सेम थिंग ओनली. या देयर आर सम एक्स्ट्राऑर्डिनरी पीपल who have done something really out of the box, but I did very much conventional things. ये I can accept any day. और मीन्स के बाद जैसे इंटरव्यू के टाइम में, सो इंटरव्यू के टाइम में जैसे आई हैड ऑलरेडी ज्वाइन इनटू द स्टेट सिविल सर्विसेज, एंड स्टेट सिविल सर्विसेज में मैंने ज्वाइन कर लिया था और मेरा ट्रेनिंग पीरियड स्टार्ट हो गया था. मेरा इंटरव्यू था अराउंड जनवरी 24 को, और मेरा ज्वाइनिंग एज अ डिप्टी कलेक्टर एंड मैजिस्ट्रेट त्रिपुरा गवर्नमेंट के अंडर दिसंबर में हो चुका था. सो गवर्नमेंट सर्विसेज में आपको पता है लीव मिलना एक बहुत इट्स अ वेरी बिग थिंग. लेकिन आई वॉज फॉर्चुनेट कि मुझे लीव मिल गया था. लीव मिल गया था मुझे. आई गॉट अराउंड 20-25 days इन माई हैंड टू लाइक prepare for my interviews.
सो मेरा जो इंटरव्यू का प्रिपरेशन था वो बहुत ही सिंपल था। मैंने एकदम भी क्या कहते हैं, लाइक मेरा इंटरव्यू में एक लाइक वन गुड थिंग अबाउट माई इंटरव्यू वॉज आई ऑलरेडी हैड secured a job in state civil service. So I had something in my pocket. So I had very less fear to lose. So वो मेरे फॉर में काम हुआ. It acted in favor of me actually. Secondly मैंने स्टेट सिविल सर्विसेज का इंटरव्यू मैंने अपेयर किया था एंड इन इंटरव्यू आई गॉट गुड मार्क्स, एबव एवरेज मार्क्स, ठीक है. सो मेरे पास एक इन हैंड एक एक्सपीरियंस था कि सिविल सर्विसेज का मतलब इंटरव्यू किस लाइन से जाता है एंड ऑल. थर्डली मैंने अपने स्टेट सिविल सर्विसेज के टाइम में मेरा जो डेफ है, मेरा जो बैकग्राउंड है, उन सब चीज़ों के ऊपर मैंने अपना नोट बना लिया था. तो आई हैड वेरी लेस थिंग्स टू डू ड्यूरिंग माई यूपीएससी इंटरव्यू प्रिपरेशन, क्योंकि मेरे पास पहले से नोट था. तो मैंने बस उसको रिवाइज किया और आई हैड लाइक गिवन अराउंड 7 to 8 मॉक्स, ठीक है. तो लेकिन उसमें एक इशू हो गया था कि मॉक्स में आई वॉज ग्रिल्ड वेरी मच, नॉट एक्चुअली ग्रिल्ड क्योंकि मेरे से किसी ने क्रॉस क्वेश्चन रिस्पेक्ट में ग्रिल नहीं किया था, लेकिन आई वॉज बीइंग आस्क्ड सो मच अबाउट करंट अफेयर्स. और लाइक 2024 प्रीलिम्स के बाद ऑनेस्टली स्पीकिंग आई वॉज कम्प्लीटली आउट ऑफ टच फ्रॉम स्टडीज. लाइक मैंने हार्डली मैंने किसी दिन न्यूज़पेपर भी पढ़ा था, लाइक दैट मच आई वॉज डिटैच फ्रॉम स्टडीज, क्योंकि मेरा स्टेट सिविल सर्विसेज हो गया था तो मैंने उसमें ज्वाइन कर लिया था, मेरा ट्रेनिंग चल रहा था. सो दैट्स ए कम्प्लीटली सेपरेट लाइफ, ठीक है. तो फिर से आके ये सब पढ़ना वढ़ना ये लाइक आई कुडंट डू इट एक्चुअली. तो मेरा बहुत एक मतलब गैप हो गया था. मेरा एक बहुत बड़ा एक गैप हो गया था स्टडीज में. तो वो जो गैप है वो इन एवरी मॉक दैट आई हैड गिवन, इन एवरी मॉक that was reflected. What feedback I used to get in like 90% of the mocks that I gave was your way of speaking, your vocabulary, your other like bodily and non-bodily aspects of communication are fine, are good, but what you lack is content, knowledge, because I was completely out of touch of studies. So वो मेरे लिए बहुत बड़ा एक स्ट्रेस थिंग था. तो मैंने उसके लिए ज़्यादा कुछ नहीं किया था. मैंने बस जो रेलिवेंट टॉपिक्स है, some of the coachings like Next IS and Forum also, they used to give some specific topics right before the interview. तो मैंने वो सब चीज़ें किया था. सॉरी. और मेरे इंटरव्यू के टाइम में देयर वाज अ लॉट ऑफ थिंग्स कमिंग फ्रॉम द यूएस बिकॉज ट्रम्प हैड जस्ट come to power and he took the charge. So I just went through all of these things because those were the burning topics and वो सब चीज़ें इंटरव्यू में पूछे भी गए थे मेरे से. And I actually got around 200. I got 201 marks this year, 201 in this year's interview, which are quite good in any year's respect. So I think my strategy had worked, and at least in interview. Now coming to overall, if I would like to like conclude from my part, like कुछ चीजें like बहुत the frequent some questions that we come across, like how many hours to study. See, practically it's a very individual thing. जैसे me as a person I cannot study much in a single sitting or in a single day. So मेरे लिए 40 hours a week was my target. So I used to track my study hours in an app called Forest. So मेरे लिए 40 hours was a target. But I have also seen people studying around 10, 11, 12 hours also. So जो तरीका जिसको सूट करता है आप वही कीजिए. अगर आप 12 घंटे पढ़ पाते हो और 12 घंटे पढ़ने के बाद आपको आउटपुट मिलता है तो आप कीजिए. मेरे लिए ऐसा था कि मैं 6 घंटे पढ़ने के बाद अगर मैं 1 घंटा भी पढूं तो उसमें मेरा कुछ फायदा नहीं होता था. आई कुड नॉट स्टडी. तो इसलिए आई लाइक डिडंट स्टडी मोर. मेरे लिए वो था कि 6 घंटे पढ़ो और बाकी जो आपका जो टाइम बचता है उसको आप रिलैक्स करो. So I used to go out with my friends. I used to have some coffee or like have some food and like I used to go around. तो that strategy worked for me because मेरे लिए था कि 6 घंटे पढ़ाई करो इसके बाद अपने माइंड को काम रखो. That was my strategy.
Even during the exams also I followed this strategy. Even during my mains I used to pick out some time जिसमें I used to go out with my friends. I used to have some tea, have some coffee, gossip around, go to some place, have some food, ऐसे करके, ताकि माइंड थोड़ा फ्रेश रहे, माइंड माइंड में थोड़ा पॉजिटिविटी रहे, ताकि माइंड ज़्यादा टेंशन में या स्ट्रेस में बॉग डाउन ना हो. लेकिन आई जस्ट वॉन्ट टू एम्फोसाइज ऑन वन थिंग कि ये जो चीज़ें हैं ना, ये बहुत स्पेसिफिक चीज़ें हैं. ये मेरे लिए ये स्ट्रेटेजी काम कर रहा है, बहुत लोगों के लिए नहीं काम करता. बिकॉज बहुत लोग एग्जाम से पहले अगर वो लोग पढ़ाई ना करें, अगर वो लोग थोड़ा घूमे घामे, तो उन लोगों में और ज़्यादा स्ट्रेस हो जाता है. तो मेरा जो कहने का मतलब है कि एग्ज़ाम से पहले पढ़ना इम्पोर्टेंट है, लेकिन इससे भी इम्पोर्टेंट जो है वो है स्ट्रेस से दूर रहना. ठीक है, ये दो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम से पहले. और तीसरी बात जो है, जो मैंने रियलाइज़ किया है कि जो इशू मैंने भी फेस किया था ड्यूरिंग माई इनिशियल ईयर्स ऑफ प्रिपरेशन, ये है कि हम लोग प्रिपरेशन में घुस तो जाते हैं, लेकिन हम लोगों को में जो ये प्रिपरेशन का जो टाइमलाइन है वो ज़्यादा क्लियर नहीं रहता. बाई टाइमलाइन व्हाट आई वांटेड टू मीन इज दैट प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू, हर चीज़ का एक टाइमलाइन है. जैसे मेंस का टाइमलाइन है जून टू जनवरी या फिर जून टू दिसंबर. ठीक है, यह है मेंस का पीरियड. इसमें अगर आप प्री करोगे तो आप फंसोगे, लाइक फॉर मोस्ट ऑफ अस इन जनरल पार्टन्स आई एम सेइंग, नॉर्मल कैंडिडेट के लिए. इफ़ यू आर स्टार्टिंग राइट नाउ, तो अभी आप मेंस का कीजिए. मेंस का करोगे तो प्री का अपने आप हो जाएगा. जून से लेके जनवरी तक आप मेंस का कीजिए. फेब से लेके मई तक आप बस प्रीलिम्स का कीजिए. और बीच का जो टाइम है प्रीलिम्स और मेंस के बीच में, वो तो आप मेंस का वैसे भी करोगे, और मेंस के बाद आप इंटरव्यू का करोगे. प्रॉब्लम क्या होता है ना, सपोज मैं 2025 के लिए 2026 के लिए मैं मेरा अटेम्प्ट देने का मेरा मन है, तो बहुत लोग क्या करते हैं, दिसंबर या अक्टूबर से स्टार्ट करते हैं. दैट इज़ रॉन्ग, दैट इज़ अटरली रॉन्ग. ये अगर बीच साइकिल से आप शुरू करोगे ना, तो आपका क्या होगा पता है, आपका जो नेक्स्ट अटेम्प्ट है वो भी खराब होगा, और नेक्स्ट जो नेक्स्ट अटेम्प्ट है वो भी खराब होगा. So you can start from October or November. You can. In that case, don't attempt the like 2025 दिसंबर से अगर आप चालू कर रहे हो ना, 2026 का अटेम्प्ट आप मत ही लिखो, ये बेटर रहेगा. आप लिख सकते हो अगर इफ यू हैव द कॉन्फिडेंस और इफ यू हैव द पास्ट एक्सपीरियंस. देन आई एम टेलिंग अबाउट द न्यू स्टूडेंट्स हु आर कमिंग इनटू द प्रिपरेशन. माय मैसेज इज फॉर देम, because this is something that I have felt. Because I still remember I took admission in one of the coachings for my foundation course when it was October. So it played against me. क्योंकि तब क्या हो जाएगा, तब अपने स्ट्रेस तो बिल्ड होगा ही. पीपल विल स्टार्ट एक्सपेक्टिंग कि हाँ तुमने तो कोचिंग तो तुमने कर लिया है, सो अभी यू कैन राइट द एग्जाम. And secondly, I just wanted to mention that this exam is about failures. This is not about successes. Very truly speaking. So I'm not cribbing about the thing, but what I feel from the core of my heart is इस चीज़ों को आप एक्सेप्ट कीजिए. क्योंकि जब तक आप डिनाइल मोड में रहोगे तब स्ट्रेस बिल्डअप होगा. आप एक्सेप्ट कीजिए कि हाँ इस एग्ज़ाम में कंपटीशन प्रोबेबली वन ऑफ द हाईएस्ट इन दिस वर्ल्ड, इन आवर कंट्री, तो वो है ही. तो देयर आर चांसेस कि आप फुल एफर्ट डाल के एवरीथिंग आपने परफेक्ट किया है, फिर भी आपका सिलेक्शन नहीं होगा. ऐसा हो सकता है और ऐसा होता भी है हर साल. जैसे इस साल भी अराउंड 3000 पीपल हैव गिवन द इंटरव्यू एंड अल्टीमेटली अराउंड 1050 पीपल कुड गेट सिलेक्टेड. 1009 पीपल सॉरी गॉट सिलेक्टेड. सो व्हाट डू यू थिंक, जो बाकी के जो 2000 के आसपास जो लोग हैं, दे आर less competent for this role, for this job? No, they are equally competent. But कुछ factors है जो हम लोगों के हाथों में नहीं रहता है. तो we have to accept it कि even after giving everything, even after putting our 100% of efforts, there are chances कि we may not succeed in this exam. This is the like the bitter truth रिगार्डिंग दिस एग्जाम. तो जैसे कि मैंने अनकंट्रोलेबल्स के बारे में बताया, तो आप लोग कंट्रोलेबल जो है, स्ट्रेटेजी बनाना, स्ट्रेटेजी को इम्प्लीमेंट करना, स्ट्रेटेजी को
फिर इम्प्लीमेंट करके उसको मॉनिटर करना, मॉनिटर करके उसको फिर इम्प्रूव करना, फीडबैक लेना, ठीक है। ये सब चीज़ें कंट्रोलेबल है, ये हमारे हाथों में है। तो आप लोग इन सब चीज़ों के ऊपर काम कीजिए जो हम लोगों के हाथों में नहीं है, लाइक द अनसर्टेनिटी फैक्टर, ठीक है, समथिंग रिलेटेड टू योर हेल्थ, समथिंग रिलेटेड टू योर फैमिली, समथिंग रिलेटेड टू योर सोसाइटी, समथिंग रिलेटेड टू योर इकोनॉमिक स्टैंडिंग, वो आप लोगों के हाथों में नहीं है। तो आप लोग उन सब चीज़ों के बारे में ज़्यादा मत सोचिए, क्योंकि इन सब चीज़ों के बारे में आप लोग सोचोगे तो ये दिस इज़ नॉट फ्रूटफुल, दिस इज़ नॉट इवन लॉजिकल। तो जो आप लोग के कंट्रोल में है, आप लोग उन सब चीज़ों के बारे में सोचिए। जो आपके कंट्रोल में नहीं है, आप उन सब चीज़ों के पीछे आप मत भागिए। उससे फ़ायदा तो कुछ नहीं होगा, लेकिन नुकसान बहुत कुछ हो सकता है। और लास्टली रिगार्डिंग कोचिंग एंड ऑल, फर्स्ट ऑफ ऑल कोचिंग इज नॉट नीडेड, बट इफ समवन फील्स कि कोचिंग से उनका फ़ायदा हो सकता है, देन ही और शी कैन टेक कोचिंग। लेकिन कोचिंग में एडमिशन लेने से पहले इट शुड बी ए इन्फॉर्म डिसीजन। आपको पता होना चाहिए कि कोचिंग में आपको क्या क्या सर्विस आपको डिलीवर किया जाएगा। आप एटलीस्ट 5 ऐसे लोगों के साथ आपको बात कर लेना चाहिए जिन्होंने उस कोचिंग से या फिर उस कोचिंग के हिसाब से किसी और कोचिंग से कोचिंग लिया है, बिकॉज इट्स अ लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट। सो आप लोग, जैसे आप किसी दुकान में जाते हैं तो आप लोग 4-5 दुकान घूम के 4-5 प्रोडक्ट देख के इसके बाद आप लोग खरीदते हैं। तो कोचिंग को भी आप एज अ प्रोडक्ट देखिए, आप लोग इन्फॉर्म डिसीजन लीजिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि किसी दोस्त ने किसी XYZ कोचिंग में एडमिशन लिया है तो आपने भी एडमिशन ले लिया है, या फिर किसी सीनियर ने लिया है या फिर आपने भी ले लिया है। ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बट व्हाट आई पर्सनली फील, in comparison to foundation courses, the mock tests are much more feasible and also viable also, from a point of view of an aspirant. जैसे मैंने प्रीलिम्स के लिए, आई हैव टोल्ड, प्रीलिम्स के लिए मैंने बहुत सारे जगह में मैंने ओपन मॉक टेस्ट दिए थे। मेरा जो पहला जो मेरा प्रीलिम्स था उसमें मैंने फोरम आईएएस का जो मेंस प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज आता है, मैंने वो लिया था। मैंने 2022, 2023, 2024 पे मैंने SFG लेवल 2 मैंने लिया था, तीनों साल। 24 में आई कुडंट गिव बिकॉज आई हैड नो टाइम, तो मैं आई कुडंट राइट द SFGs रेगुलरली, लेकिन मैंने 22 और 23 में मैंने लिखे थे एंड आई वाज लाइक ऑलमोस्ट रेगुलर। मेंस के लिए मैंने दोनों साल मैंने फोरम आईएएस का MGP मैंने ज्वाइन किया था। सॉरी, दोनों साल नहीं, एक साल, 24 में मैंने ज्वाइन किया था फोरम आईएएस का MGP विथ essay। और इंटरव्यू के लिए मैंने फोरम, नेक्स्ट आईएएस, देन संकल्प आईएएस, देन विजन आईएएस, देन वाजी राव एंड रेड्डी, वाजी राम एंड रवि, इन सब जगह से मैंने आई गेव माई मॉक्स। सो दिस इज by and large my journey and like my thoughts about this exam, and that's all from my side. So अगर आप लोगों को कोई, if you have like anything to ask, then you can like ask in the comment section. Yeah, so I'm just reading one after another the comments. Sir, how to read the books from multiple times? See, it's pretty simple. Like पहले रीडिंग में आप एक बुक को ऐसे ही पढ़िए, इसके बाद अगर आप चाहे तो आप उसमें हाईलाइट कर सकते हो, और इफ़ यू आर रीडिंग इन अ टैबलेट और लैपटॉप यू कैन एनोट लाइक इन मल्टीपल कलर्स, और यू कैन यूज इवन अ हाईलाइटर ऑल्सो, ऐसे करके आप कर सकते हो। देन सर, करंट अफेयर्स सफिशिएंट फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी बिकॉज माई बैकग्राउंड इज साइंस। सी, सफिशिएंट है या नहीं है ये ना ही मैं बता सकता हूँ, नहीं आप खुद बता सकते हो। ये ये बता सकता है बस PYQs। अगर PYQ सॉल्व हो रहे हैं, ठीक है, देन इट इज सफिशिएंट। अगर PYQ सॉल्व नहीं हो रहे, देन इट इज इनसफिशिएंट, देन यू हैव टू लाइक गिव सम एक्स्ट्रा एफर्ट। सर, जीरो से प्रिपरेशन स्टार्ट कैसे करें एज ए हिंदी मीडियम स्टूडेंट, एंड हाउ चूज ऑप्शनल सब्जेक्ट फॉर हिंदी मीडियम स्टूडेंट? देखिए, हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए ऑप्शनल कैसे चूज़ किया जाए, मैं ये क्वेश्चन मैं ज़्यादा अच्छी तरह से मैं बोल नहीं सकता, क्योंकि आई एम नॉट समवन फ्रॉम हिंदी मीडियम।
लेकिन मैं मोटा मोटा एक आंसर दे सकता हूँ कि ऑप्शनल सब्जेक्ट को आप लोग कैसे चूज़ करें। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज आप लोग ऑप्शनल चूज़ करने से पहले कौन सी चीज़ को आपको ख्याल रखना चाहिए। पहली चीज़, इसमें आपका इंटरेस्ट है कि नहीं, ठीक है। और मैक्सिमम जो ऑप्शनल्स है, मुझे तो हर एक ऑप्शनल इंटरेस्टिंग लगता है। अगर आप लोग लाइक इफ़ यू गो थ्रू इट, आई डिडंट गो थ्रू एनी अदर ऑप्शनल, लेकिन लाइक टॉकिंग विद फ्रेंड्स जिन लोगों का डिफरेंट ऑप्शनल है, सो आई फाइंड एवरीथिंग ऑप्शन इंटरेस्टिंग। तो आप लोग पहले चूज़ कीजिए कि कौन सा ऑप्शनल इंटरेस्टिंग है। तो आपको सपोज 2-3 ऑप्शनल में आपको इंटरेस्ट जग रहा है, सपोज फिजिक्स में भी है, पीएसआईएन में भी है, साइकोलॉजी में भी है, तो नेक्स्ट आप लोग पीवाईक्यू उठाइए। पीवाईक्यू उठाने के बाद आप लोग देखिए कि कौन सा पीवाईक्यू आपको लगता है कि ये डुएबल है, ये डुएबल नहीं है। और थर्डली, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोग देखिए कि इस ऑप्शनल में गाइडेंस किस हिसाब से है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। Probably it is the most important thing, at least for me, in choosing the optional that I have right now, that is political science. उसमें गाइडेंस कितने अवेलेबल है, उसमें मटेरियल कितने अवेलेबल है, उसमें मटेरियल कैसा है, हर मटेरियल एक जगह में है या फिर स्कैटर्ड है, ये सब चीज़ें आप लोग सोचिए पहले, इसके बाद आप ऑप्शनल को चूज़ कीजिए। नेक्स्ट, could you suggest any good mains guidance program? See, I have done the mains guidance program from Forum, but I have seen the mains test series of both Forum and Vision. They are quite good, so you can choose anyone. Even Next has also, they are also providing good test series. So I cannot like specifically tell which test series to join. Like, I would suggest you, before joining any test series, you at least visit 3-4 coachings. आप फोरम में भी जाइए, विजन में भी जाइए, आप नेक्स्ट में भी जाइए, ओनलीआईस में भी जाइए, जाके देखिए, उन लोगों से बात कीजिए, उन लोगों का ब्रोशर उठाइए, फिर कंपेयर कीजिए, फिर आप चूज़ कीजिए। आप खुद ही चूज़ करना, आप किसी से मत पूछना कि कौन सा टेस्ट सीरीज बेटर है। जैसे जो मेरे लिए काम किया है वो हो सकता है आपके लिए ना भी काम करे। सर, व्हाट इज़ योर एज? राइट नाउ 27. I don't know like what's the point, but yeah, sir, I have read Spectrum. Okay, that's good. Which pen to use? See, I had used Pilot का जो V5 आता है for like all my mains, दोनों mains यूपीएससी का, स्टेट का भी मेंस के टाइम में। देन सर, आपने प्रीलिम्स एंड मेंस कौन सी सिटी से दिया था? आई हैड गिवन प्रीलिम्स एंड मेंस बोथ फ्रॉम दिल्ली ओनली। दोनों के लिए मैंने दिल्ली से ही मैंने वो किया था, क्योंकि एज यू ऑल नो, लाइक यू मस्ट बी नोइंग, आई एम फ्रॉम त्रिपुरा, सो त्रिपुरा में मेंस का सेंटर नहीं है, सो आई हैड टू गिव मेंस फ्रॉम दिल्ली ओनली, एंड प्रीलिम्स भी मैंने दिल्ली से लिया था बिकॉज आई वाज बैक देन स्टेइंग एट ओल्ड राजेंद्र नगर। एनीथिंग एल्स, लाइक अगर आप लोग को कुछ सवाल पूछना है तो यू कैन आस्क। सर, आप जब आंसर राइटिंग करते थे तब आप अपने आंसर को किससे चेक करवाते थे? सी, मैंने आंसर राइटिंग खुद से खुद ज़्यादा नहीं किया था। मैंने, जैसे आपको पता है, मैंने ऑलरेडी बोला है कि मैंने फोरम आईएएस का जो मेंस टेस्ट सीरीज़ है पूरे साल का, तो वो मैंने ले लिया था। तो आई हैड जॉइंड इन दैट टेस्ट सीरीज, तो मैं वहाँ पे हर हफ्ते में टेस्ट लिखता था, तो जो वहाँ से जो फीडबैक मिलता था मैं उसके ऊपर ही मैं खुद काम करता था। दैट वाज माय स्ट्रेटेजी। और इस साल मेन से पहले मैंने आंसर राइटिंग तो वैसे नहीं किया था, लेकिन मैंने ब्रेनस्टॉर्म किया था, तो यही है। ठीक है, आई होप दैट्स ऑल फ्रॉम योर साइड, एंड okay guys, so I just wanted to thank the entire team of UPSC Time Media for giving me this opportunity, for coming into this platform, for like
coming here in this platform and sharing my thoughts on this exam with all of you. And आप सभी लोगों को all the best for your next successive attempts, and for the people who are writing, who will be writing mains this year, all the best to you guys also specifically. And lastly, I just want to end with this message that uh, at the end of the day this is just an exam, so इसको exam के हिसाब से ही लीजिए. I know, like, from my part it's very easy telling all these things, but this is what something that I strongly believe, and I want all of you to know this thing कि ये बस एग्ज़ाम है. ये अगर क्लियर हुआ तो भी ठीक है, अगर नहीं भी हुआ तो भी ठीक है. हाँ, क्लियर होने से आपके लाइफ में कुछ चेंजेस होंगे, और अगर नहीं भी क्लियर हुआ तो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स यू कैन डू इन योर लाइफ. तो इसको अपना लाइफ मत बनाइए, ये बस हमारे लाइफ में बस एक पार्ट है. तो बस दैट्स फ्रॉम माय साइड. ओके, लास्ट कमेंट. सर, फिलोसफी के ऐसे के लिए कैसे प्रिपेयर करना है थोड़ा डिटेल में बता दीजिए. सर, प्रीवियस कुछ ईयर से GS3 में 100+ मार्क्स लाना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है, इवन फ्रॉम टॉपर ऑल्सो. तो क्या करना चाहिए GS3 को ठीक से प्रिपेयर करने के लिए? सी, दिस इज़ समथिंग दैट आई कैन नॉट आंसर प्रॉपरली, बिकॉज GS3 में आई ऑल्सो स्कोर्ड इन द 80s इन बोथ माई मेन्स. सो मैंने भी फिगर अब नहीं कर पाया कि how to cross the 100 marks barrier. So I won't be the right person to answer this thing. And even in essay also, like in both my mains, this GS3 and essay, these are the two papers where I couldn't score as per my expectations. So sorry, I am not the right person to address these questions, honestly speaking. और बाकी you and for the papers, what I wanted to add here is that आप लोग जो जो मतलब जिन्होंने क्लियर किया है, जो टॉपर्स थे, उनका मार्क्स देखिए. मार्क्स देख के आप फिर उनसे उस हिसाब से आप उनको फॉलो कीजिए. सपोज किसी का GS4 का मार्क्स इज मोर देन एवरेज, 120s 130s में है, यू आस्क GS4 टिप्स फ्रॉम हिम और हर. ऐसे करके कीजिए. देखिए कि अल्टीमेटली हम लोग कोई भी परफेक्ट नहीं है. इवन दो वी हैव क्लियर दिस एग्जाम, मैं भी परफेक्ट नहीं हूँ. जैसे मुझे पता नहीं है कि ऐसे में क्या करना चाहिए. आई कैन ऑनेस्टली एडमिट इट. ठीक है सर, आप कितने इटरेशंस में प्रीलिम्स के पेपर सॉल्व करते थे? मेरे लिए सिंपल था. मेरे लिए आई यूज्ड टू डू थ्री इटरेशंस वाज फाइन फॉर मी, एंड आई फॉलो, आई स्टिक टू दिस. सर, आप लवासना कब जा रहे हो? होपफुली इन द मंथ ऑफ अगस्त एंड आई थिंक. ठीक है, गुड नाइट गाइस. Take care, every one of you, and happy preparation, although I know it's not that much happy. Anyways, take care, bye, good night, see you.